साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगामी सीटेट में आपको सफलता मिले तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो बिना रुके इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के अधिकांश लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली का खाना पसंद करते हैं। तो जो क्वेश्चन के माध्यम से दो प्रकार की जो जानकारियाँ दी गई हैं उनके माध्यम से हमें जो जानकारी मिलेगी उसको विश्लेषण करेंगे। तो पहली जो जानकारी दी है नारियल का तेल। नारियल का तेल कहाँ मिलेगा? जहाँ पर नारियल ज़्यादा उत्पादित होगा। और दूसरा समुद्र की मछली। तो ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, अंदाज़ा इन्हीं से लग रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके माध्यम से लगता है। और एनसीईआरटी की पुस्तक में बिल्कुल सीधा नाम दिया गया है कि जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में मछली पकाकर खाना पसंद करते हैं। तो हमारा जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर जाने से पहले इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। और जो जानकारी अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमाकर हमारे सामने आ जाए उसको हम गलत नहीं करेंगे। तो जो विस्तृत व्याख्या जो दी गई है हमारे पास वो ये ऐसे दी गई है कि गोवा भारत के पश्चिम तट कोंकण क्षेत्र पर स्थित है, जहाँ नारियल और समुद्री मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए शुद्ध नारियल में पकी हुई समुद्री मछली वहाँ का मुख्य भोजन है। ध्यान दें, जम्मू और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली पसंद करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मछली कौन पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग। और जो लास्ट लाइन है इस व्याख्या की, उसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो बार बार सीटेट में पूछा जाता है। जबकि केरल में नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ पसंद किया जाता है। तो उबला हुआ टैपिकोआ नारियल करी के साथ केरल के लोग बड़े चाव से खाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल वही टैपिकोआ कप्पा, जिसको क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? कप्पा। किस राज्य में ज़मीन के अंदर उगाए जाने वाला एक अत्यधिक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो जिसकी हम बात कर रहे थे, केरल के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं और अपने क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम बोलते हैं कप्पा। और है क्या? टैपियोका। और इसकी विस्तृत व्याख्या आप देख लेते। तो टैपियोका एक कंद जड़ फसल है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। केरल में इसे आमतौर पर कप्पा के नाम से जाना जाता है। लोग इसे अपने घरों के आंगन में उगाते हैं, इसे उबालते हैं और कद्दूकस किए हुए नारियल से बनी विभिन्न प्रकार की करी के साथ खाते हैं। यह एनसीईआरटी आधारित परीक्षाओं का एक पसंदीदा प्रश्न है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि एनसीईआरटी आधारित जितनी परीक्षाएं उनका पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि ये एक ऐसी संकल्पना है जिसको हम बहुत कम सुनते हैं। और जो बच्चा पढ़ता है जिसने एनसीईआरटी के किताबों के माध्यम से ये सीटेट की तैयारी कर रहा है उसी को इस प्रश्न का उत्तर पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने। एक डॉक्टर एक मरीज को नियमित रूप से गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। मरीज किस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रखता है? तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने वाला जो मरीज है वो एनीमिया, अल्प रक्तता, मतलब उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है इस एनीमिया रोग में। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया आप खाइए गुड़ के साथ गुड़, चना, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है एनीमिया। और जो इसकी विस्तृत व्याख्या एक बार उसको भी देख लेते हैं। एनीमिया रक्तहीनता, रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन, लोहे की कमी के कारण होता है। गुड़, आंवला और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन के समृद्ध प्राकृतिक स्रोत हैं। इनका सेवन करने से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ता है और हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उस रोग को कहते हैं एनीमिया। और हिंदी में इसका एक विशेष नाम दिया गया रक्तहीनता या अल्प रक्तता। और इसी रोग की जब कमी होती है तो डॉक्टर कहता है कि भैया आप गुड़, आंवला और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगहुफेन सांपों के मांस से बनाए जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है।
यह व्यंजन मुख्य रूप से कहाँ के लोगों द्वारा चाव से खाया जाता है? लिंग हू फैन इज ए पॉपुलर डेलिकेसी मेड आउट ऑफ कुक्ड स्नैक्स। इन विच रीजन इज दिस डिश ईटन? एथ्यूसिस्टेकली। तो ये जो मतलब चाव से खाया जाता है तो किस क्षेत्र के लोग खाते हैं? तो ये भी सीटेट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और ये जो हांगकांग के लोग हैं वहाँ के लोगों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है। तो हमारे देश में नहीं खाया, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में इसका कोई संबंध नहीं है। हांगकांग के लोग सांप का सूप पीते हैं, उसको कहते हैं लिंगहू फैन। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक के अनुसार लिंगहू फैन सांप के मांस से तैयार किया जाने वाला एक सूप है जिसे हांगकांग के लोग पारंपरिक रूप से खाते हैं। यह प्रश्न भोजन की सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित करता है मीन्स व्हाट, कि लोगों का खाना उनकी क्षेत्रीय विविधता के आधार पर निर्धारित होता है। हमें हर प्रकार के जितने भी लोग हैं जैसे भी खाना खाते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारे देश के किस क्षेत्र में स्थानीय नागरिक विशेष रूप से सरसों के तेल में पकी हुई ताजे पानी की मछली खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई क्वेश्चन के माध्यम से और उन जानकारियों के माध्यम से हमें उत्तर तक पहुँचना है। तो सरसों के तेल में और ताजे पानी की मछली, तो गोवा में तो समुद्र के पानी की मछलियाँ होती है और पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी ये समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ होती है। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो समुद्र की मछलियाँ नहीं है, ताजे पानी की होगी। वहाँ झील है, झीलों में जो ताजे पानी की मछलियाँ हैं वो मिलती है। और वहाँ की जो पर्यावरणीय दशाएँ ऐसी है कि वहाँ पर सरसों की फसल भी होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ताजे पानी की मछली सरसों के तेल में बनाकर खाना पसंद करते हैं। भौगोलिक स्थिति और ठंडी जलवायु के कारण जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत में सरसों के तेल का उत्पादन और उपयोग व्यापक रूप से होता है। यह शरीर को गर्माहट प्रदान करता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की मछली को सरसों के तेल में पकाया जाता है। इसके विपरीत गोवा में समुद्री मछली को नारियल के तेल में बनाया जाता है। तो समुद्री मछली को नारियल के तेल में गोवा में, आप इसका एग्जैक्ट आंसर याद रखेंगे क्योंकि गोवा के साथ आपको केरल का ऑप्शन भी मिलेगा और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको गोवा को ही एनसीईआरटी का अधिकृत आंसर मानना है। इसके अलावा ताजे पानी की मछली, समुद्र और सरसों के तेल का ऑप्शन आए तो हमें जम्मू कश्मीर को सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमारे शरीर को अधिकतम और तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो साथियों, जो कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। तो देखते हैं दालों में, देखो दाल, अंडा और मछली सब में प्रोटीन पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला विटामिन सी पाया जाता है। पालक, खीरा, पानी, इनमें विटामिन और ये जो जिसको बोलते हैं हम जो हमारे पाचन में सहायक होता है वो पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है जो कार्बोहाइड्रेट का है वो चावल, गेहूं और आलू, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करता है। विस्तृत व्याख्या में लिखा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व है। चावल, गेहूं और आलू में स्टार्च, मंड की उच्च मात्रा होती है जो पाचन क्रिया के दौरान तेजी से ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा देती है। विकल्प बी प्रोटीन से भरपूर है। विकल्प सी विटामिन सी से भरपूर है। विकल्प डी रफेज, रुक्षांश तथा खनिजों के स्रोत से भरपूर है। तो ये इस प्रकार से हमारे उत्तर थे जिनकी भी विशेष व्याख्या की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी इसके सामने, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना और घाव का देरी से भरना शामिल है, किस विटामिन की गंभीर कमी के कारण होता है? स्कर्वी कैरेक्टराइज्ड by bleeding gums and delayed wound healing is caused due to the severe deficiency of which vitamin? तो ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए, ऐसे साथी जो इंग्लिश माध्यम से सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत सहायक रहेंगे। तो आप भी इनको देखते हुए चलें। ऑप्शन तो सेम है, आंसर भी सेम है, आप इनको भी देख लेना। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है
और विटामिन सी किन में पाया जाता है? जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में पाया जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ विटामिन पूछा गया है, तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, और विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। तो ये ऐसे सबका अलग अलग व्याख्या भी आपको ध्यान रखनी है। तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों में खून आता है, वो होता है। एक बार विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं। विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड, शरीर में कोलाजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आता है। नींबू, संतरा और आंवला इसके प्रमुख स्रोत हैं। याद रखिए, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी और डी से रिकेट्स होता है। वही बातें जो हमने ऊपर चर्चा की हैं वही व्याख्या में बता रखी है यहाँ पर। हरा धनिया को 2-3 दिनों तक ताज़ा सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू तकनीक सही है? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बिल्कुल सिंपल होगा। अगर आपको दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जानकारियों का ज्ञान है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो हरे धनियों को हमारी माताएं बहनें जो गीले कपड़े में लपेट के रखती हैं, जिसके कारण वो 2-3 दिन तक अच्छा ताज़ा बना रहता है। तो इसे ध्यान से एक गीले नम कपड़े में लपेट कर रखते हैं हरे धनिया को, और वो 2-3 दिन चल जाता है। सूखे में रखेंगे तो सूख जाएगा। इसे हल्का उबालें और खुले स्थान पर छोड़ दें। तो उबालने से वो इसकी जो लाइफ वो कम हो जाएगी, और सूखे स्थान पर छोड़ देंगे तो वैसे सूख जाएगा। इसे सीधे सूर्य के तेज़ प्रकाश में फैलाकर सुखाएं। तो हरे धनिया में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, अगर सीधे प्रकाश में सुखाएंगे तो मुरझा जाएंगी कुछ मिनट में, और कुछ घंटों के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो बी है। न इसकी व्याख्या अब देख लेते हैं। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के भोजन संरक्षण अध्याय के अनुसार हरे धनिया जैसी नाजुक पत्तियां वाली जड़ी बूटियों को एक गीले या नम कपड़े में लपेट कर रखने से उनकी नमी बरकरार रहती है, जिससे वाष्पीकरण नहीं होता, और धनिया बिना फ्रीज के कुछ दिनों तक ताज़ा और हरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे जो आहार से संबंधित है, खाने का जो हमारे शरीर में क्या रोल है उसी से संबंधित है। बच्चों के आहार में प्रोटीन की गंभीर और लंबे समय तक कमी रहने से निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण रोग हो जाता है? सीवियर प्रोटीन malnutrition in children's diet leads to which of the following deficiency disease? तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है अगर बहुत समय तक शरीर में प्रोटीन की कमी रहे? तो देखते हैं, प्रोटीन का काम शरीर में बॉडी बिल्डिंग का होता है। हमारे टिश्यूज़, डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं उनका निर्माण, उनकी रिपेयर करता है, और नए जो टिश्यू है उनको भी बनाता है। तो कौन सा रोग होता है? रोग पूछा है यहाँ पर, तो स्कर्वी विटामिन सी से होता है, घूंगा आयोडीन की कमी से होता है, और अनीमिया के बारे में पहले हमने पढ़ा था। ये शरीर में जो अल्प रक्तता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसके कारण होता है। तो क्वाशियोरकर ये जो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विस्तृत व्याख्या की तरफ देख लेते हैं। क्या क्वाशियोरकर भोजन में प्रोटीन की भारी कमी से होने वाला रोग है, जो विशेष रूप से बढ़ते बच्चों में देखा जाता है। मतलब जब बच्चे की ग्रोथ हो रही हो उसी समय इस रोग के लक्षण आ जाते हैं, अगर आपने बच्चे को भोजन में प्रोटीन नहीं दिया तो। इसके लक्षणों में पेट का बाहर निकलना, सूजन, एडिमा जिसे बोलते हैं, बालों का रंग उड़ना, और शरीर का कमज़ोर विकास होना घैंगा आयोडीन की कमी से तथा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने साथियों। कक्षा में भूख की समस्या से निपटने और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए भारत के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत मूल रूप से किस वर्ष में की गई थी? टू काउंटर क्लासरूम हंगर एंड एंश्योर ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल लेवल फॉर चिल्ड्रन, इन विच ईयर वाज द मिड डे मील MDM स्कीम ओरिजिनली लॉन्च्ड अक्रॉस इंडिया इन स्कूल्स इन इंडिया? तो साथियों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 1995 जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1995 में भारत सरकार ने MDM योजना को लॉन्च किया था। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को
प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में पेश हुई थी। इसके बाद वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश देकर सभी राज्य सरकारों को प्राथमिक स्कूलों में सूखा अनाज देने के बजाय पका हुआ गर्म भोजन देने का निर्देश दिया। तो शुरुआत में जो एमडीएम की शुरुआत हुई थी उसमें बच्चों को सूखा अनाज ही दिया जाता था, लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बोरमोट द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयोगों और टिप्पणियों के अनुसार मानव आमाशय पेट के भीतर भोजन के पाचन की प्रक्रिया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर बोरमोट, द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड आइटम्स इनसाइड द ह्यूमन स्टमक टेक्स प्लेस। तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो डाइजेशन की प्रक्रिया वो कैसे होती है? पेट के बाहरी माध्यम की तुलना में बहुत तेज़ी से होती है, पेट के बाहर की तुलना में धीमी गति से होती है, बिल्कुल समान गति से संभव होती है, अम्लीय प्रक्रियाओं के कारण पूरी तरह रुक जाती है। तो साथियों, हमारे पेट में जो है पाचन क्रिया जो हमारे मुंह के बाद बहुत तेज़ी से पेट में होती है, मतलब बाहर का मतलब माउथ से ये है, ऐसा नहीं कि बाहर रखी हुई चीज़ें कैसे पच जाएंगी। तो हमारे जो माउथ में जो पाचन क्रिया होती है उससे बहुत तेज़ गति से हमारे पेट में होती है ये पाचन क्रिया। डॉक्टर बोरमोट ने पाया कि हमारा पेट भोजन को लगातार मथता, चर्मिंग रहता है, जिससे यह पाचन रसों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। पेट के अंदर मौजूद पाचक रस अम्लीय एसिडिक होते हैं। इस निरंतर मंथन क्रिया के कारण पेट के अंदर पाचन की दर बाहर प्रख नली में रखे पाचक तत्वों की तुलना में बहुत तेज होती है। अगला सवाल है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए कच्चे दूध के व्यावसायिक पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को गर्म किया जाता है। कमर्शियल पाश्चराइजेशन ऑफ रॉ मिल्क टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग हीटिंग द मिल्क टू। तो शरीर जो हमारा जो मिल्क है, दूध है, उसके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर या 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस पर, पूर्ण रूप से 2 घंटे तक लगातार 100 डिग्री सेल्सियस पर, 10 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं। शून्य निर्वात के तहत सीधे क्वाथांक उबाल बिंदु पर। तो साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर होता है। तो 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस या 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा व्यवहारिक आंसर लग रहा है हमें। पूर्ण रूप से 2 घंटे तक लगातार 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो साथियों, हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबलने लगता है, और उसको अगर 2 घंटे तक हम लगातार उबालेंगे तो उसका मावा बन जाएगा, तो दूध रहेगा ही नहीं। तो ये आंसर गलत है। 10 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं। देखते हैं इसका ये आंसर क्या रहता है। ये भी थोड़ा व्यवहारिक लग रहा है। शून्य निर्वात पर के तहत सीधे क्वाथांक उबाल बिंदु पर। तो इसका आंसर साथियों देखते हैं कौन सा सही है। इसका आंसर जो है ए सही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर या 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस पर। यह बिल्कुल सही आंसर है। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो ये जो दूध को किस टेम्परेचर पर उबालना है जिससे उसके जो कीटाणु मर जाएंगे, तो इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने। दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे या तो कम तापमान पर लंबे समय तक 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, या उच्च तापमान पर कम समय के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड गर्म किया जाता है, और फिर रोगाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए तुरंत ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वाला एक यात्री देखता है कि स्थानीय विक्रेता जोर जोर से चटनी के साथ ढोकला, नींबू का रस और लेमन राइस बेच रहे हैं। यह पारंपरिक भोजन किस राज्य का मुख्य व्यंजन है?
तो दो बातें जो इन्होंने संकेत दी हैं हमें, एक तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो हमें सब पता होना चाहिए अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। दूसरा इसके जो क्षेत्रीय व्यंजन है, चटनी के साथ ढोकला, नींबू का रस और लेमन राइस, ये जो व्यंजन है ये गुजरात के हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है गुजरात, वो बिल्कुल ठीक है। ढोकला, खांडवी और लेमन राइस गुजरात के बेहद प्रसिद्ध पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, इसलिए वहाँ के स्टेशनों पर यह भोजन यात्रियों को प्रचुर मात्रा में बेचा जाता है। एनसीईआरटी में ओमना का सफ़र अध्याय में इसका विशेष वर्णन मिलता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके ही क्वेश्चन है ये। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं सीटेट की परीक्षा में। आँखों की रोशनी स्वस्थ रखने और रतौंधी से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक फूड इज द रिचेस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए नेसेसरी टू अवॉइड नाइट ब्लाइंडनेस? तो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए जो होता है वो पाया जाता है गाजर में। पॉलिश किए हुए चावलों से इसका संबंध नहीं है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और पत्ता गोभी में, ये जो सब्जियां हैं इनमें मिक्स विटामिन पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए था हमारे पास। गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हमारा लीवर विटामिन ए रेटिनॉल में परिवर्तित कर देता है। विटामिन ए हमारी आंखों के रेटिना में रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे हम कम रोशनी या रात में देखने की क्षमता बनी रहती है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये विश्लेषण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि ये ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं सभी ईवीएस की जो बुक्स हैं उन पर, और जो बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न है हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। कीटभक्षी पौधा नेफेथिन्स घटपर्णी चालाकी से कीड़े मकोड़ों को फंसाता है, उसका शिकार करता है, क्योंकि ये ऐसी दलदली मिट्टी में उगता है जिसमें किसकी कमी होती है? तो साथियों, एनसीईआरटी की बुक्स में इसका सीधा वर्णन किया गया है कि जो ये नेफेथिन्स है घटपर्णी, घट का मतलब होता है घड़ा और पर्णी का मतलब पौधा। तो इसकी आकृति जो होती है ना ऊपर से ऐसे घड़े जैसी होती है, और उसमें पानी भी भरा होता है उस फूल में, और तो ये इस कारण से इसका नाम हिंदी में घटपर्णी रखा गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो पौधे हैं ये वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन जो छोटे मोटे कीट पतंगे उनको खाते हैं। तो हमारा बी आंसर सही है इसका। विस्तृत व्याख्या। घटपर्णी पौधा नेफेथिन्स प्रकाश संश्लेषण तो कर सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से ऐसी दलदली या नमी वाले क्षेत्रों जैसे भारत के मेघालय में होता है, जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन खनिज की भारी कमी होती है। अपने पोषण को पूरा करने तथा आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए ये कीड़ों और मेढकों को आकर्षित कर पहुँचाता है और नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो साथियों, ये जो घटपर्णी या नेफेथिन्स नाम का जो पौधा है ये भारत के उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ के जो मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और ह्यूमिडिटी कहाँ होती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश कहाँ होती है? मेघालय। मेघ मानी बादल होता है, और आलय मतलब घर। तो जो बादलों का घर है हमारे देश का वो मेघालय है, और वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इस कारण वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इस पौधे को याद कर सकते हो। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से आपके सीटेट की तैयारी में ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बात आपको अच्छी लगी हो, जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, आप को कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।